नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया कंपनीज पर पॉलिटिशियंस को डेटा बेचने के ही नहीं बल्कि कई बार तो दंगे तक करवा देने के एलिगेशंस लग चुके हैं। For 5 hours yesterday, Bangalore, India's IT city, turned into a war zone over a derogatory Facebook post about Prophet Muhammad. You haven't read about it already. It's the big political controversy raging in the country now. Social media giant Facebook is at the center of an erupting political scandal over alleged inaction against hate content on its platform linked to BJP politicians. The content that is hateful, that is divisive, that is polarizing, it's easier to inspire people to anger than it is to other emotions. Do you think that you have an ethical obligation to notify 87 million Facebook users? And that was a big mistake. And it was my mistake. And I'm sorry. डिजिटल इंफॉर्मेशन के समय में आज हमारे डेटा को किसी खजाने से कम नहीं माना जा सकता। सोशल मीडिया पर आज हमारे हर एक क्लिक, लाइक, शेयर और कमेंट पर नजर रखी जा रही है। इन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है जिससे हमारा एक डिजिटल फुटप्रिंट बनता है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। जब यही खजाना मतलब आपका पर्सनल डेटा किसी के हाथ लग जाए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हमारी टाइमलाइन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के लिए एक बैटल ग्राउंड बन जाती है? हमारे न्यूज फीड में घूमने वाली पॉलिटिकल पोस्ट किस तरह से हमारे ऊपर इमोशनल अत्याचार करती है और हमारे आर्ग्यूमेंट्स को ही बदल कर रख देती है। आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया हमको इस्तेमाल कर रहा है, यह कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। वायरल मीम से लेकर ट्रेंडिंग हैशटैग तक राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया को एक पावरफुल प्रोपेगेंडा मशीन में बदल दिया है। हम किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे इसका कंट्रोल भी काफी हद तक अब हमारे हाथों में नहीं रहा है। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि कोई आपको किसी खास आइडियोलॉजी की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है? क्या हमारी सोच हमारी अपनी नहीं है बल्कि किसी दूसरे के द्वारा बनाई जा रही है? क्या किसी इवेंट या पर्टिकुलर पर्सन को लेकर आपका जो ओपिनियन है उसे भी इस डेटा के थ्रू मैनिपुलेट किया जा रहा है? आज फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म युद्ध का मैदान बन चुके हैं। इंफॉर्मेशन वेपन्स की तरह काम कर रही है। आज हमें हमारे ही परसेप्शन को क्रिएट करने और उसे शेप करने वाली रणनीतियों को समझने की जरूरत है कि कैसे इन्होंने फैक्ट और फिक्शन के बीच की लाइन को ही मिटाकर रख दिया है। आखिर ये पॉलिटिकल पार्टीज इस डेटा के पीछे क्यों हैं? इनका क्या इंटरेस्ट है इस डेटा में? आखिर क्या है ये सोशल मीडिया, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा? सब कुछ विस्तार से जानेंगे आज इस वीडियो में। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जब पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए बाइस्ड और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाती हैं जिसमें किसी विशेष पॉलिटिकल नैरेटिव या एजेंडे को इमोशनल ट्रिगर्स और टारगेटेड कंटेंट की सहायता से पब्लिक के बीच लाया जाता है, तब यही सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा बन जाता है। इस प्रोपेगेंडा से पॉलिटिकल परसेप्शन या किसी खास व्यक्ति के लिए पब्लिक के ओपिनियन, उसके बिहेवियर या डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। यह प्रोपेगेंडा बड़ी आसानी से हमारे थॉट प्रोसेस में शामिल हो जाता है और हमारे खुद के लिए आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है कि कब हमारे विचार हमारे खुद के हैं और कब किसी दूसरे के एजेंडे का परिणाम। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बेसिकली फियर बेस्ड होता है जो हमारे अंदर अनसर्टेनिटी और फियर फैक्टर को क्रिएट करता है। हमको यह बताने की कोशिश की जाती है कि हमको किससे डरना चाहिए। यह डर वाला एंगल काफी सनसनीखेज बनाया जाता है। इसमें बाहरी लोगों की धमकियों को इंटेंशनली लोगों के बीच लाया जाता है। फिर लोगों को ऑप्शन मतलब अपने ओपोनेंट से डराकर प्रोपेगेंडिस्ट खुद को हमारा प्रोटेक्टर बताते हैं। ये प्रोपेगेंडिस्ट उन डर और चिंताओं को टारगेट करते हैं जिन्हें मैक्सिमम लोग फंडामेंटली कंसीडर करते हैं। जब लोग अपने रिलीजन, ट्रेडिशन या पर्सनल सिक्योरिटी के लिए डरे होते हैं तो वे ऐसे लोगों को वोट देने के लिए एक्सट्रीम मोटिवेटेड होते हैं जिन्हें वे अपनी लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट करने वाला मानते हैं। ओवर टाइम फिर हम ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज को सपोर्ट करने लग जाते हैं क्योंकि हम पहले से ही इन खतरों पर विश्वास करने के लिए धोखा खा रहे होते हैं और फिर हम प्रोपेगेंडिस्ट को इन काल्पनिक खतरों से देश की रक्षा करने में मदद के नाम पर अपने कुछ राइट्स और फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहां
मुद्दों को एक एजेंडे की लाइट में तैयार किया जाता है, फैक्ट्स को सिलेक्टिवली सामने लाया जाता है, यहां तक कि इसमें लोगों के राजनीतिक घटनाओं या आंकड़ों को देखने के तरीके को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शामिल होता है। कोविड-19 पैंडेमिक के समय सोशल मीडिया पर तबलीगी जमात कार्यक्रम के दौरान भी ऐसा ही दुष्प्रचार देखने को मिला था, जिसमें इन्हीं लोगों को कोविड वायरस के फैलने के पीछे का कारण बताया गया था, जिसके कारण रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। बाद में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ही इसके लिए दोषी ठहरा दिया गया था। अब देखिए, वैसे तो पॉलिटिक्स में प्रोपेगेंडा पुराने समय से एक टूल रहा है। पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए और अपने एजेंडे को पब्लिक के बीच लाने के लिए न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, होर्डिंग्स और वॉल पेंटिंग्स का यूज किया करती थी। फिर उसके बाद रेडियो और टेलीविजन का जमाना आया। अब ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्मेट्स में यह प्रोपेगेंडा पब्लिक के बीच पहुंचने लगा था, लेकिन तब भी यह पर्सन टू पर्सन टारगेटेड नहीं होता था, क्योंकि इसमें काउंटर ओपिनियन के लिए गुंजाइश हुआ करती थी। लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इसे डिसेमिनेशन के लिए हाईली एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया। अब ये पहले से कहीं अधिक तेजी से और कहीं अधिक आसानी से अधिक लोगों तक पहुंच सकता है। भारत में लगभग 367 मिलियन फेसबुक यूजर्स हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक हैं। इसी तरह लगभग 362 मिलियन इंस्टाग्राम यूजर्स हैं, जो कि भारत की टोटल पॉपुलेशन का 24.8% है। इसमें 18 से 24 की एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा हैं। भारत में यूट्यूबर्स की संख्या भी सबसे अधिक है, जो लगभग 462 मिलियन तक पहुंच चुकी है। इंडिया में ऑन एन एवरेज यूजर्स का सोशल मीडिया पर बीतने वाला समय पर डे लगभग 7 घंटे तक पहुंच चुका है। अब चूंकि सोशल मीडिया की ग्राउंड लेवल तक पकड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से अब यह पर्सन टू पर्सन टारगेटेड हो चुका है। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट वोटर्स के डिफरेंट सेगमेंट्स को उनके प्रेफरेंसेस, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर के बेसिस पर टारगेटेड मैसेज भेजने के लिए सोशल मीडिया, डेटा एनालिटिक्स और टारगेटिंग टूल का यूज करते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंपेनिंग्स के लिए प्राइवेट सेक्टर के साइबर ट्रूप्स और सोशल मीडिया बोट्स पर लाखों खर्च कर रहे हैं, जो बड़ी आसानी से ओपोनेंट्स की आवाज को दबा देते हैं। अब ये सोशल मीडिया बोट्स क्या होते हैं? तो बेसिकली सोशल मीडिया बोट्स रोबोट का शॉर्ट फॉर्म ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जो कि मॉलिशियस एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। ये बोट्स ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट क्रिएट करते हैं, जो कि बिल्कुल किसी रियल यूजर के अकाउंट जैसे होते हैं, जिसमें पर्सनल डिटेल्स और यहां तक कि फैमिली फोटोज भी शामिल होती हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पेसिफिक कंटेंट की विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए फोकस्ड होते हैं। इनका यूज आर्टिफिशियली कंटेंट की रीच इंक्रीज करने में किया जाता है, ताकि वास्तव में वह कंटेंट जितना इफेक्टिव है उससे कहीं अधिक इफेक्टिव लगे। इन फेक अकाउंट्स का यूज प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए रियल यूजर्स के साथ जुड़ने एवं ऑनलाइन डिस्कशन को मैनिपुलेट करने में भी किया जाता है। ये रियल यूजर्स के चॉइस के पोस्ट और कमेंट्स को स्कैन करता है और रियल यूजर्स को एंगेज रखने के लिए खुद के कंटेंट पोस्ट करता है। ये पॉलिटिकल डिबेट्स को पॉल्यूट करने या किसी ओपोनेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए मिलकर काम करते हैं। किसी हैशटैग को हेवीली ट्रेंड में लाने के लिए इस बॉट्स नेटवर्क का यूज किया जाता है, जिससे ऐसा माहौल बनता है जैसे कि उस हैशटैग को लेकर काफी बड़ा जनसमर्थन है। पॉलिटिकल लीडर्स अपनी इमेज को बूस्ट करने के लिए इनका यूज करते हैं। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट 2020 के मीडिया मैनिपुलेशन सर्वे के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर पब्लिक ओपिनियन में हेरफेर दुनिया भर की डेमोक्रेसीज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और 80 से अधिक सभी कंट्रीज में इस मैनिपुलेशन के एविडेंस मिले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार गवर्नमेंट, पब्लिक रिलेशन फर्म और पॉलिटिकल पार्टीज लार्ज स्केल पर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं, जो ये बताता है कि मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए एक कॉमन स्ट्रेटेजी बन गए हैं। सर्वे की 80 में से 76 कंट्रीज में डिस इन्फॉर्मेशन को इसीलिए डिप्लॉयड किया गया है। चीन ने हांगकांग में 2019 के प्रोटेस्ट के दौरान सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन फैला करके प्रोटेस्ट की रियलिटीज को डिस्टॉर्ट करके
प्रदर्शनकारियों के अगेंस्ट अपनी सरकार के एग्रेशन को जस्टिफाइड करने का प्रयास किया था। भारत में हो रहा फार्मर प्रोटेस्ट भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। ये प्रोपोगेंडा किसी खास पॉलिटिकल पार्टी, कैंडिडेट या किसी मुद्दे के लिए समर्थन जुटाने का काम भी करता है। यह अक्सर किसी विशेष पार्टी या व्यक्ति की पॉजिटिव इमेज बनाने, उसके अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डाउनप्ले करने के लिए किया जाता है। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को बदनाम करने के लिए नेगेटिव नैरेटिव्स और फॉल्स इंफॉर्मेशन को फैलाया जाता है और उनकी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। मीम्स, वीडियो और कई शेयर करने वाले कंटेंट ओपोनेंट्स की नेगेटिव इमेज बनाने का काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्निक्स का यूज करके डीप फेक वीडियोस बनाए जाते हैं, जहां वीडियोस में दिखाई देने वाला व्यक्ति कुछ ऐसा कहता या करता दिखाई देता है जो उसने वास्तव में कभी नहीं किया होता। 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तारीफ करने वाला एक वीडियो फेसबुक और व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था, जबकि वीडियो एक डीप फेक था जिसमें उनकी आवाज और चेहरे के भावों में हेरफेर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का एक हेवीली मैनिपुलेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ था, जिसमें उनको रशिया के खिलाफ युद्ध में अपने ही सैनिकों से हथियार डालने के लिए कहते हुए दिखाया गया था। पब्लिक से स्पेसिफिक रिएक्शन पाने के लिए प्रोपोगेंडा अक्सर इमोशन बेस्ड होता है, ताकि लोग किसी मुद्दे को उसी तरह से समझें जैसा कि प्रोपोगेंडिस्ट चाहते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने में पावरफुल टूल होता है, क्योंकि लोग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को ट्रिगर करने वाले मैसेज के लिए अधिक रिस्पॉन्सिव होते हैं। ये किसी भी सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन को बढ़ावा देने के लिए पहले से मौजूद सोशल, कल्चरल या पॉलिटिकल डिवीजन का फायदा उठाते हैं। कंट्रोवर्शियल इश्यूज और एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स को प्रमोट करके जनता का ध्रुवीकरण करते हैं और एक हम वर्सेस वे की मानसिकता बना देते हैं। 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और मिस इन्फॉर्मेशन का तेजी से फैलना एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इस मिस इन्फॉर्मेशन का दंगों को भड़काने और वायलेंस को इंक्रीज करने में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। कुछ प्रोपोगेंडा का ऑब्जेक्ट मीडिया, जुडिशरी और इलेक्टोरल प्रोसेस जैसे इंस्टीट्यूशंस में लोगों के विश्वास को कम करना भी होता है। ऐसा करने से लोगों के मन में अल्टरनेटिव नैरेटिव और आइडियोलॉजी बनती है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपके खुद के डेटा, जैसे कि आपकी पोस्ट, लाइक, शेयर और कमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करता है। 2018 के अराउंड फेसबुक ने अपने न्यूज फीड एल्गोरिदम में चेंजेस किए थे। पहले जो पोस्ट सोर्सिंग का तरीका होता था वह रीसेंट के अकॉर्डिंग होता था कि आपके दोस्तों में से जिसने सबसे लेटेस्ट पोस्ट किया है उसकी पोस्ट सबसे ऊपर दिखती थी न्यूज फीड में। लेकिन अब फेसबुक ने टॉप सोर्सिंग को डिफॉल्ट कर दिया है, मतलब जिस पोस्ट पर सबसे ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स होंगे वह सबसे ऊपर दिखेगी और जो पोस्ट आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग ज्यादा रेलेवेंट होगी वह पोस्ट भी आपको ज्यादा ऊपर दिखेगी। इसका मतलब यह है कि अब आपको जो न्यूज फीड में दिखता है वह आपकी पसंद के अकॉर्डिंग ही दिखता है। जो चीज आप ऑलरेडी पसंद करते हो वही चीज आप देख रहे हो। जो पॉलिटिकल ओपिनियन आपके ऑलरेडी हैं वही पॉलिटिकल ओपिनियन आप अपनी न्यूज फीड पर देखते हैं। इसके कारण लोग केवल वही देखते हैं जो उनकी अपनी राय से मेल खाता है। ऐसे में काउंटर ओपिनियन की एब्सेंस में हम ओपोनेंट्स के तर्कों पर बिना विचार किए ही अपने विचारों को सही मान लेते हैं। पहले सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्टेड था, तो अक्सर आपको लोगों के काउंटर ओपिनियन भी देखने को मिल जाते थे। अब जब हम अपने प्री कंसीव्ड नोशन के अकॉर्डिंग कोई फर्जी खबर देखते हैं तो विदाउट आर्ग्यूमेंट्स उसे सच मान लेते हैं। यही पोलराइजेशन का कारण है। ऐसी पोस्ट जो काफी मसालेदार है, जिसके नीचे काफी कंट्रोवर्सी चल रही है और आप अपना ओपिनियन लिखते हैं, तभी वहां पर कोई दूसरा बंदा आपके ओपिनियन के नीचे रिप्लाई करता है, फिर वहां पर झगड़ा होता है, कंट्रोवर्सी होती है, गुस्सा आता है। ऐसी पोस्ट पर ज्यादा कमेंट्स आते हैं और इसलिए इस टाइप की पोस्ट को एल्गोरिदम के थ्रू ज्यादा प्रमोट किया जाता है। ह्यूमन नेचर है कि लोग कंट्रोवर्सी के अराउंड ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। खुद ही सोचकर देखिए, अगर मैं पोस्ट करूं कि नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छे पीएम हैं, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं, वहीं अगर मैं ऐसे लिखूं कि नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे महान पीएम हैं, उनके जैसा ना कोई आज तक हुआ और ना ही कोई होगा,
और जो लोग मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करते वे सभी मूर्ख हैं। अब आप ही मुझे बताएं कि किस पोस्ट को अधिक अटेंशन मिलेगा। तभी तो आप देखेंगे नफरत भरी और एक तरफा बातें करने वाले लोग जल्दी ही सुर्खियों में आ जाते हैं। भद्दा कंटेंट ज्यादा एंगेजिंग होता है और पूरा एल्गोरिदम जो यूजर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही काम करता है उस कंटेंट को अधिक प्रेफरेंस देता है जिस पर ज्यादा कमेंट, लाइक्स और शेयर्स होते हैं। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी या पावरफुल पर्सन चाहे तो प्रोपोगेंडा चलाने के लिए इसमें आसानी से सोशल मीडिया बोर्ड्स, खुद की आईटी सेल या फिर वो पीआर कंपनीज की हेल्प से हेरफेर कर सकता है, यानी वे अपने अनुकूल खबरें वायरल कर सकते हैं जिससे उस पार्टी को फायदा मिलेगा। यदि आप राइट विंग के हैं तो आपको ऑटोमेटिकली राइट विंग से रिलेटेड कंटेंट सजेस्ट किए जाएंगे और यदि आप लेफ्ट विंग से हैं तो फिर आपको लेफ्ट विंग के अकॉर्डिंग कंटेंट सजेस्ट किए जाएंगे। अब क्योंकि आपको किसी एक पार्टी की ही इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, इससे आपका ओपिनियन और स्ट्रांग होता है। हम ये मानने लगते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सच है। अब कुछ लोगों के लिए पार्टी ए देश के लिए खतरा है, कुछ लोगों के लिए पार्टी बी। कोई बीच का रास्ता है ही नहीं, क्योंकि हमको वही इंफॉर्मेशन मिल रही है जो हम देखना और सुनना चाहते हैं। और जब ऐसे सभी लोग किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं तब बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन और आइडियोलॉजिकल बैटल देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं पहले राजनीतिक पार्टीज के मैनिफेस्टो में पॉलिसीज की बातें होती थी, लेकिन अब कौन सा राजनेता पॉपुलर है, किस राजनेता पर कितना अटेंशन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 2020 में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था द सोशल डिलेमा। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे सोशल मीडिया कंपनीज हमारा डेटा लीक करती हैं और इसे कैसे वह बेचते भी हैं। इन कंपनीज में यूजर्स एंगेजमेंट को लेकर हाई कंपटीशन है। जहां यूजर्स ज्यादा होंगे वहां एक्टिविटी ज्यादा होगी और जितनी ज्यादा एक्टिविटी उतना ज्यादा डेटा कलेक्शन और जितना ज्यादा डेटा कलेक्शन उतना ज्यादा प्रॉफिट। डेटा कलेक्ट करने के बाद वे उससे पैटर्न बनाते हैं ताकि वे अधिक एक्यूरेट अनुमान लगा सके कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। इसलिए इन सभी सोशल मीडिया कंपनीज का एक ही ऑब्जेक्ट है जिसके लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं, वो ये कि हम इनके ऐप से चिपके रहें। नेटफ्लिक्स के ओनर ने एक बार कहा था कि हमारा कंपटीशन फेसबुक या गूगल तो है, लेकिन बाजार बहुत बड़ा है। हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन यूजर्स की नींद है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमारी एल्गोरिदम उन पर कोई भी काम नहीं कर पाती है। साल 2017 में द इकोनॉमिस्ट में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें डेटा को तेल से अधिक वैल्यूएबल कहा गया था। अब चूंकि यह वैल्यूएबल है तो हैकर्स भी वेबसाइट सर्वर पर अटैक करके डेटा चुराने का प्रयास करते हैं। अब वह भी इस डेटा को बेचने का काम करते हैं या कोई अन्य धोखाधड़ी में यूज करते होंगे। साल 2021 में हैकर्स ने एयर इंडिया के 45 लाख कस्टमर का डेटा चुरा लिया था। बिग बास्केट के 20 करोड़ ग्राहकों का डेटा चुराकर डार्क वेब को बेच दिया गया था। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह चोरी हुआ डेटा कलेक्ट करने के बाद इसका यूज करके आपके बिहेवियर और आपके अगले स्टेप को कंट्रोल करने में किया जा सकता है। इस डेटा का उपयोग करके आपके पास कौन सा जॉब है, कौन सा इंश्योरेंस है, कौन सा क्रेडिट कार्ड है, कौन कितने पेमेंट के लिए कैपेबल हो सकता है, आप किस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, आपकी धार्मिक राय क्या है, आप किसे वोट देंगे, यह सब बातें पता चल सकती हैं। आपकी पसंद, नापसंद, आपकी रुचियां, पसंदीदा संगीत का टेस्ट और भी बहुत कुछ। कुल मिलाकर पर्सन टू पर्सन काफी क्लासिफाइड डेटा इनके पास होता है। आपकी ब्राउजर हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री, सोशल मीडिया एक्टिविटी, लोकेशन, डेमोग्राफिक डेटा, आप जो कंटेंट देख रहे हो, जो प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हो, इन सभी इंफॉर्मेशन से आपकी एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है और यह साइकोलॉजिकल प्रोफाइल अपडेट भी होती है। आपको पहले क्या पसंद था और अब क्या पसंद है। अब यदि सोचिए कि किसी के पास आपकी इतनी सटीक इंफॉर्मेशन हो तो आपके ओपिनियन को मैनिपुलेट करना कितना आसान हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया कंपनीज के पास जो डेटा है उसमें राजनीतिक दलों की काफी ज्यादा दिलचस्पी होती है। आपका सोशल और पॉलिटिकल बिहेवियर भी इसी डेटा से कंट्रोल होता है। बिग डेटा और डेटा माइनिंग जैसी टेक्निक्स का यूज करके लार्ज क्वांटिटी में डेटा यानी किसी पॉपुलेशन के बिहेवियर और उनके पैटर्न को समझा जाता है। फिर उन्हें टारगेटेड कंटेंट दिखाया जाता है। पॉलिटिकल प्रोपोगेंडिस्ट वोटर्स के डिफरेंट सेगमेंट्स के बिहेवियर्स, प्रेफरेंसेस, सेंटिमेंट्स, इंटरेस्ट,
ओपिनियन और इमोशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लार्ज क्वांटिटी में डेटा कलेक्ट करते हैं और उसे क्लोजली एनालाइज करते हैं। वैसे देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर प्रोवोक या आउटरेजियस कंटेंट देखने के लिए नहीं आता है। लोग मनोरंजन के लिए या कुछ सीखने के लिए, अपने दोस्तों से जुड़ने के लिए यहां आते हैं। लेकिन यदि उनको यही सब दिया जाएगा तो वह यहां ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, मतलब वो यहां से जल्दी चले जाएंगे। इसलिए सोशल मीडिया कंपनीज हमारी फीड को शांत व्यवस्थित नहीं रहने देती है, बल्कि इसे तेज और मसालेदार बनाए रखती है। ज्यादातर सभी सोशल मीडिया एप्स को यूज करने के लिए हमको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। फिर भी आप देख सकते हैं रिचेस्ट पीपल्स की लिस्ट में टेक बिलियनरीज ज्यादा हैं। यूट्यूब, मेटा, एक्स, स्नैपचैट, लिंक्डइन, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिलियंस में कमाई करता है। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, अमेजन के जेफ बेजोस, गूगल के लैरी पेज, टिकटॉक के जोंग यिमिंग, ये सभी आज के समय में सबसे शक्तिशाली लोग हैं। इसका मतलब साफ है कि वो हमको ही बेच रहे हैं। मार्च 2018 में द गार्जियन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिससे पता चला कि साल 2016 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए, तब ब्रिटिश कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका पर 87 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डेटा इलेक्शन कैंपेनिंग में यूज करने का आरोप लगा। कैम्ब्रिज एनालिटिका को डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया था और इस डेटा की मदद से डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स और उन लोगों का जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट करने के लिए बस थोड़ा सा पुश चाहिए था, एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाया गया। और जब ये सारा डेटा बना तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का कंटेंट इन यूजर्स को दिन रात डेली बेसिस पर दिखाया गया, जिसके कारण ट्रंप इलेक्शन जीत गए। जब ये खबर सामने आई तब फेसबुक पर 2022 में डेटा हार्वेस्टिंग के लिए $725 मिलियन का जुर्माना लगाया गया और उसके बाद फेसबुक ने अमेरिका और ब्रिटेन में अपने यूजर से माफी मांगी थी। चुनावों में मैनिपुलेशन के एलिगेशंस भारत में भी लगे हैं, लेकिन ये सिर्फ एलिगेशन ही हैं, ये कभी प्रूफ नहीं हो पाए हैं। कुछ साल पहले आपने जिस फ्रेंड को अपनी प्रोफाइल में ऐड किया होता था, जिस क्रिएटर को आपने फॉलो किया होता था या जिसे आपने सब्सक्राइब किया होता था, आपको केवल उन्हीं से रिलेटेड कंटेंट दिखाए जाते थे। लेकिन अब भले ही आप किसी को फॉलो कर रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद ही आपको कंटेंट रेकमेंड करेगा। फरवरी 2019 में रिसर्चर्स ने एक डमी अकाउंट क्रिएट किया सोशल मीडिया पर एक इंडियन यूजर का एक्सपीरियंस देखने के लिए, जिसका पर्पस यह जानना था कि फेसबुक एल्गोरिदम अपने आप से इस नए यूजर को किस प्रकार का कंटेंट रिकमेंड करेगा। और जो रिकमेंडेशन उन्होंने देखी वह हैरान करने वाली थी। जो डमी अकाउंट था, सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर अंदर उसका न्यूज फीड फेक न्यूज और भड़काऊ कंटेंट से भर चुका था। वायलेंस, हेट स्पीच, मरे हुए लोगों की फोटोज, 3 हफ्तों के अंदर अंदर फेसबुक अपने आप ऐसी चीज रिकमेंड करने लगा जिसे देखकर पता चला कि फेसबुक का एल्गोरिदम अपने आप से ऐसी हेटफुल और वायलेंट चीजों को रिकमेंड करता है। फेसबुक के एल्गोरिदम की वजह से दुनिया भर में कई जगहों पर दंगे और वायलेंस भी देखने को मिले हैं। नोबेल पीस विनर एक एनजीओ एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बताया गया कि फेसबुक की वजह से म्यांमार में दंगे बढ़े। दरअसल फेसबुक एल्गो ने अधिक एंगेजमेंट वाले पोस्ट और वीडियोस को प्रेफरेंस दिया। उस समय म्यांमार में फेसबुक पर रोहिंग्या विरोधी पोस्ट वायरल हो रहे थे। इन पोस्ट की वजह से दंगे और लोगों की जानें भी गईं। फेसबुक पर आरोप लगा कि जब उन्हें पता था कि उनके पोस्ट से दंगे हो रहे हैं, तो फिर उस कंटेंट को रोकने की बजाय उसे और अधिक प्रमोट क्यों किया गया, जबकि फेसबुक को इन सब के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी वे इसको प्रमोट कर रहे थे। इसका खुलासा फेसबुक की ही एक एक्स एम्प्लॉय के थ्रू हुआ, जिन्होंने फेसबुक के इंटरनल कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए थे, जिनको फेसबुक पेपर का नाम दिया गया। इन डॉक्यूमेंट्स से और भी कई खुलासे हुए थे। फेसबुक जितना पैसा स्पेंड करता है मिस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, उसका 87% बजट सिर्फ एक देश यूनाइटेड स्टेट पर खर्च किया जाता है। सिर्फ 13% इनका बजट इस्तेमाल किया जाता है बाकी दुनिया में फेक न्यूज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। इन डॉक्यूमेंट्स ने यह रिवील किया कि फेसबुक के पास हेट स्पीच के अगेंस्ट फाइट करने के लिए कई लैंग्वेजेस में टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। फेसबुक के पास वायलेंस और हेट स्पीच को डिटेक्ट करने के लिए लैंग्वेज क्लासिफायर नहीं थे। बेसिकली क्लासिफायर फेसबुक लैंग्वेज एल्गोरिदम होते हैं जो ऑटोमेटिकली वायलेंट पोस्ट और हेट स्पीच को डिटेक्ट करते हैं।
यदि सिर्फ इंडिया की ही बात करें, फेसबुक ने खुद एडमिट किया था कि भारत में बोली जाने वाली 22 लैंग्वेजेस में से फेसबुक के एल्गोरिदम में केवल 4 शामिल हैं, हिंदी, बंगाली, उर्दू और तमिल। और भारत की लगभग 25% पॉपुलेशन इन 4 भाषाओं या अंग्रेजी में से कोई भी नहीं बोलती है। इसलिए हेट स्पीच और वायलेंट पोस्ट को बाकी लैंग्वेजेस में आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। हालांकि फेसबुक का कहना यह भी है कि एल्गोरिदम भले ही नहीं है इनके पास हेट स्पीच से फाइट करने के लिए, लेकिन इंडिया के लिए हमने 15,000 लोगों की डेडिकेटेड टीम बिठा रखी है कंटेंट रिव्यू करने के लिए, जो बाकी की इंडियन लैंग्वेजेस में कंटेंट को रिव्यू करती है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने प्रोएक्टिवली लार्ज अमाउंट में हेट स्पीच कंटेंट को इंडिया में रिमूव किया है। प्रेजेंट में फेसबुक के पास कितने इंडियन लैंग्वेज क्लासिफायर हैं, इसकी इंफॉर्मेशन अभी तक फेसबुक की तरफ से उपलब्ध नहीं करवाई गई है। आज सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा से निपटना एक चुनौती है, लेकिन फिर भी मैनिपुलेशन और मिस इंफॉर्मेशन से बचने के लिए सोशल मीडिया पर मिलने वाली हर इंफॉर्मेशन पर विश्वास करने या शेयर करने से पहले उसे मल्टीपल इंफॉर्मेशन सोर्सेज से क्रॉस चेक या क्रॉस वेरीफाई करें। और यह कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको बस वायरल पोस्ट के कीवर्ड्स गूगल सर्च करना है और उनकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना है। चाहे तो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट की हेल्प भी ले सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की न्यूज को कंज्यूम करने के लिए रेप्यूटेबल सोर्सेज का ही यूज करें और किसी एक ही प्लेटफॉर्म पर डिपेंड ना रहकर अपने न्यूज के सोर्सेज को डाइवर्सिफाइड रखें। इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करें, सोर्स पर सवाल उठाएं, एविडेंस की जांच करें एवं इमोशनली चार्ज कंटेंट खासकर पॉलिटिकल और रिलीजियस पोस्ट से सावधान रहें। मिस इंफॉर्मेशन अक्सर पुरानी खबरों को रिसाइकिल करके सर्कुलेट की जाती है, इसलिए हमेशा पब्लिकेशन डेट को चेक जरूर करें कि इंफॉर्मेशन पुरानी तो नहीं है। अपने प्री एग्जिस्टिंग व्यूज से मेल खाने वाली इंफॉर्मेशन से सावधान रहें, अपने पर्सपेक्टिव को चैलेंज करें और डाइवर्स ओपिनियन को भी इंपॉर्टेंस दें। बिना क्रेडिबल न्यूज सोर्स के या बिना ओरिजिनल लिंक सोर्सेस के कोई भी चीज शेयर ना करें। किसी अकाउंट को फॉलो करने या उससे जुड़ने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को टेस्ट कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमको न्यूज को न्यूज की तरह ही देखना चाहिए। जब हम न्यूज में एंटरटेनमेंट ढूंढने लग जाते हैं, तब हमारे ज्यादा चांस बनते हैं फेक न्यूज के कांटेक्ट में आने के। अब देखिए, ये इंफॉर्मेशन आज मैंने सोशल मीडिया छोड़ देने के लिए नहीं, बल्कि अवेयरनेस बढ़ाने, आपको वो बातें बताने के लिए जो एक्चुअल में हो रही हैं, इस वीडियो के थ्रू शेयर करने की कोशिश की है। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि सोशल मीडिया या यहां से कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना गलत है। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस और रीच दोनों ही बहुत ज्यादा हो चुके हैं, जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी के कई एस्पेक्ट्स को बहुत तेजी से इंपैक्ट कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को पार करते हुए दुनिया भर के बिलियंस ऑफ यूजर्स को कनेक्ट कर चुका है, जहां हम इंस्टेंट कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया आज हम में से कई यूजर्स के लिए न्यूज और इंफॉर्मेशन के लिए प्राइमरी सोर्स बन चुका है, जो कि ट्रेंड्स और ब्रेकिंग न्यूज को बहुत तेजी से स्प्रेड करता है। सोशल मीडिया से इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में आप दर्जनों लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो भी आप फ्री में देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। इससे कई गरीब लोगों को बेनिफिट्स हुए। बहुत से लोगों ने फ्री में ऑनलाइन बहुत कुछ सीखा है, अपनी लाइफ को इंप्रूव किया है। मैंने इसके नेगेटिव इंपैक्ट कैसे हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसी पर डिस्कस करने का प्रयास किया है। दोस्तों, सोशल मीडिया हमारा एनिमी नहीं है, बल्कि हमारा डिस्ट्रैक्टेड माइंड हमारा एनिमी है। सोशल मीडिया पर जब भी आप सर्च करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो थोड़ा कॉन्शियसली करिए। हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपको दिखाया जा रहा है आपकी न्यूज फीड पर, वो आपके लाइक्स और डिसलाइक के अकॉर्डिंग ही है। कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर फंसते जा रहे हैं, गुस्सा फील करने लगते हैं किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ या कुछ लोगों के खिलाफ, और आपको लगने लग जाता है कि आप जो सोचते हैं बस वही सच है। तो जरा अपने आप से सवाल पूछिए कि इस टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हैं या फिर ये टेक्नोलॉजी आपको यूज कर रही है। यदि आपको लगता है कि आप जो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं यह आपका कॉन्शियस डिसीजन है, तो याद रखिए यह इनका एल्गोरिदम है जो आपको शायद एक पपेट बना रहा है। इसलिए हमेशा चौकन्ने रहिए, यही मेरी एडवाइस होगी। धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।